खबर तफसील से साबिक रियासती वजीर पोचाराम श्रीनिवास को तेलंगाना असेंबली के स्पीकर के तौर पर मुंतखब किया गया है। असेंबली सेशन के दूसरे दिन इजलास के आगाज के साथ ही स्पीकर के इंतखाब का ऐलान हुआ। अबूरी स्पीकर मुमताज अहमद खान ने साबिक रियासती वजीर पोचाराम श्रीनिवास को स्पीकर के तौर पर मुंतखब किया। वाज़ेह है कि कल स्पीकर के ओहदे के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल की गई थी। हुक्मरान जमात के अलावा अपोजिशन जमातों ने भी पोचाराम श्रीनिवास की तायीद की, जिसके बाद मुत्तफिका तौर पर पोचाराम श्रीनिवास को स्पीकर के तौर पर मुंतखब किया गया। Now the election of Speaker will take place. I am further to announce to the House that Sri Pocharam Srinivas Reddy has been elected unanimously to the office of the Speaker. Since Pocharam Reddy has only the candidate filed nomination, I heartily congratulate Sri Pocharam Srinivas Reddy and extend my best wishes to him in discharging the functions as a Speaker of 2nd Telangana Legislative Assembly. Now, I request Sri Pocharam Srinivas Reddy to occupy the chair. I am also to request the leader of the House and the floor leaders of all parties to conduct him to the chair. तेलंगाना असेंबली के नए स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया है। अबूरी स्पीकर मुमताज अहमद खान ने नए ओहदे की जिम्मेदारी सौंप दी। इस मौके पर तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव समेत दिगर अहम लीडरान ने पोचाराम श्रीनिवास को स्पीकर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। पोचाराम श्रीनिवास को स्पीकर मुंतखब करने पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने खुशी का इजहार किया। इन्होंने स्पीकर के इंतखाब में ताउन करने वाली अपोजिशन जमातों का भी शुक्रिया अदा किया। तमरु तेलंगाना राष्ट्र రెండవ శాసనసభకు అధ్యక్షులుగా ఎన్నికైనటువంటి శుభ సందర్భం చాలా ఉద్విగ్నపూరితంగా ఉంది। వ్యక్తిగతంగా నాకు చాలా ఆనందంగా సంతోషంగా ఉందని తమకు మనవి చేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష। తమ ఎన్నిక ఏకగ్రీవం కావాలని నేను గౌరవనీయులు మన రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారికి సవినయంగా విన్నవించాను। సహృదయంతో వారు ఏకగ్రీవం కావడానికి సహకరించారు। వారికి నా పక్షాన తమరి పక్షాన సభ పక్షాన వినయపూర్వకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష। అదేవిధంగా మన రాష్ట్ర భారతీయ జనతా పార్టీ అధ్యక్షులు గౌరవనీయులు శ్రీ లక్ష్మణ్ గారు, వారిని కూడా నేను కోరడం జరిగింది। వారు కూడా సహృదయంతో అంగీకరించి ఎన్నిక ఏకగ్రీవం కావడానికి సహకరించారు। వారికి కూడా తమ పక్షాన నా పక్షాన సభా పక్షాన హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష। అదేవిధంగా అధ్యక్ష, మరొక పార్టీ మజ్లిస్ పార్టీ అధ్యక్షులు గౌరవనీయులు శ్రీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారిని కూడా తమ ఎన్నిక ఏకగ్రీవం చేయాలని చెప్పి నేను కోరడం జరిగింది। వారు కూడా అందుకు సహృదయంతో అంగీకరించారు। వారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ప్రధానంగా రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు సహృదయంతో మిగతా వారికి ఆదర్శంగా నిలిచి తమరి ఎన్నికను ఏకగ్రీవంగా అవడానికి దోహదపడినందుకు మరొకసారి ప్రతిపక్ష నాయకులకు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుల వారికి ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने भी नौमुंतखबा स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास को मुबारकबाद पेश की। तीसरी मरतबा जो असम्बली इलेक्शन के बाद आपको सदारत का ओहदा दिया गया अध्यक्षा, उसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। और ख़ास तौर से यूनानी मसली कांग्रेस और MIM बीजेपी सभी पार्टी के तरफ से, तमाम हम लोगों की तरफ से आपको सदारत का ओहदा दिया गया अध्यक्षा। यकीनन हमारे लिए फ़ख्र की बात है। हम हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने पार्टी के सबसे सीनियर और सबसे अच्छी तरीके से रूल करने वाले लीडर को
इस हाउस का सदर मुंतखब किया है, उसके लिए मुबारकबाद देता हूं अध्यक्षा। और आपको स्पीकर बनाने के बाद यकीनन हम लोगों को काफ़ी फ़ख्र महसूस हो रहा है, क्योंकि आप ये सीट के काबिल थे और आपको जब बिठाया गया, आप यकीनन हम तमाम लोगों के साथ इंसाफ करेंगे। और तमाम हमारे अपोजिशन लीडर्स का भी दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने यूनानी मसले आपके इंतखाब में आगे बढ़कर हम सीएम साहब का हाथ मजबूत किया है। और जनूबी हिंद के मारूफ फिल्म अदाकार व तेलुगु देशम बानी अंजानी एनटी रामाराव की बरसी आज एनटी घाट हैदराबाद एनटीआर घाट पर मनाई गई। एनटीआर के अरकान खानदान और तेलुगु देशम लीडरान ने अंजानी एनटीआर को खराज अकीदत पेश किया। खराज अकीदत पेश करने वालों में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े अफराद भी शामिल रहे। तेलंगाना टीडीपी सदर एल रामन्ना ने घाट पर पहुंचकर खराज अकीदत पेश किया। బాలకృష్ణతో పాటు మిగతా ఆ కుటుంబ సభ్యులందరూ మాటకు కట్టుబడినటువంటి వ్యక్తి ఎవరన్నారు దేశంలో ప్రపంచంలో అని చెప్పనంటే తెలుగు వాళ్ళల్లో స్వర్గీయ ఎన్టీ రామారావు అని చెప్ప తప్పదు. ఆ విధంగా ఒక మడమ తిప్పని నాయకునిగా, మహానటుడిగా అటు కుటుంబాన్ని, ఇటు పార్టీని, అటు ప్రజానికాన్ని అన్ని విధాలుగా సుఖంగా సంతోషంగా జీవించాలని చెప్పని కృషి చేసినటువంటి మహనీయుడు, రాజకీయాలలో విప్లవాత్మకమైనటువంటి మార్పులు ఇచ్చినటువంటి మహనీయుడు స్వర్గీయ ఎన్టీ రామారావు గారు. సో ఇవాళ ఆయన్ని తలుచుకుంటే మనకు గుర్తొచ్చేది ముఖ్యంగా నీతి, నిజాయితీ, క్రమశిక్షణ, ధైర్యం, త్యాగం, ఇవన్నీ కలగలిపితే ఒక నందమూరి తారక రామారావు గారు. అందరు కూడా ఆయన ఏ ఆశయాల కోసం జీవించారో, తెలుగు జాతి ఉన్నంత వరకు రామారావు గారు ఆయన శారీరకంగా లేకపోయినా మనందరి గుండెల్లో గూడు కట్టుకున్నారు. ఆయన గుర్తుండిపోతారు. 23 సంవత్సరాలు ఆయన ఈ తెలుగు నేలని విడిచిపెట్టి వెళ్ళి ఇప్పటికీ తెలుగు వాళ్ళ గుండెల్లో ఒక ఆరాధ్య దైవంగా, ఎప్పటికీ మర్చిపోలేనటువంటి ఒక మహానేతగా, మహానటుడిగా శాశ్వతంగా అంత స్థానం సంపాదించుకున్న ఆయనకి జరిగిన అవమానం ఈరోజు ఇప్పటికి కూడా గుండెల్లో పచ్చి పుండులాగా అనిపిస్తూనే ఉంటుంది. నా కంటిలో నీళ్లు ఆరలేదు, నా గుండెల్లో మంట చల్లారలేదు, నా భర్త ఆత్మ శాంతించలేదు. ఎందుకంటే ఆయన్ని చంపినటువంటి దుర్మార్గులు ఇంకా యథేచ్ఛగానే తిరుగుతున్నారు. ఆ పార్టీని లాక్కొని దాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని లక్షల కోట్ల అవినీతి సంపాదిస్తూనే ఉన్నారు. आगे बढ़ेंगे। हैदराबाद के मुज़फ़्फ़राबाद इलाके कापरा में गैस सिलेंडर धमाका हुआ है, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि दिगर 8 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए। धमाके की शिद्दत से करीब में वाक़ 5 मकानात को भी नुकसान पहुंचा। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक कापरा इलाके में गैर कानूनी तौर पर गैस रीफिलिंग की जा रही थी। इस दौरान धमाका हुआ है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। पुलिस स्टेशन लिमिट लो ఈ కాప్రా ఏరియాలో మోహన్ లాల్ చౌదరి అని ఆయన జ్యువెలర్ షాప్ ఓనర్. ఈ శివప్రియ కాలనీలో ఆయన ఇల్లు ఉంది. ఆయన ఇంట్లో 7:30, 7:25 ఆ ప్రాంతంలో పెద్ద శబ్దం వచ్చినాయి. సో దానితో ఇమీడియట్లీ అందరు అలర్ట్ అయ్యి ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఇది ఇక్కడ ఏమైనా బ్లాస్టింగ్ జరిగింది ముందు వాళ్ళు చెప్పారు. తర్వాత అది గ్యాస్ సిలిండర్ అని ప్రైమరీగా ఈ గ్యాస్ సిలిండర్తో జరగచ్చు అని అది అనుమానం ఉంది. ఇంకా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మా సెక్యూరిటీ వింగ్ నుంచి కూడా ఒక బాంబ్ డిస్పోజల్ స్క్వాడ్ ఉన్నాయి, మా బాంబ్ డిస్పోజల్ స్క్వాడ్ ఉన్నాయి, తర్వాత క్లూస్ టీమ్ ఉన్నాయి. వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు తనిఖీలు చేస్తున్నారు. ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో కూడా మాట్లాడితే వాళ్ళు కూడా అది పెద్ద శబ్దం వచ్చినాయని, గతంలో కూడా గ్యాస్ సిలిండర్తో ఇలాంటి బ్లాస్ట్ అయినట్లు యాదగిరిగుట్ట, హయాత్ నగర్ అక్కడ కొన్ని దాఖలాలు ఉన్నాయి.
आईआईटी हैदराबाद ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया है। मुल्क में पहली मर्तबा आईआईटी हैदराबाद ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स शुरू किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक कोर्स शुरू करते हुए आईआईटी हैदराबाद ने दुनिया भर में तीसरा मकाम हासिल किया है। आइंदा तालीमी साल से 20 तलबा पर मुश्तमिल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स शुरू होने वाला है। आईआईटी डायरेक्टर दिशाई ने बताया है कि मुल्क की जरूरतों के मुताबिक माहिरीन को तैयार करने के लिए ही इस कोर्स को शुरू करने का मंसूबा बनाया गया है। मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह का कहना है कि साल 2019 तक मुल्क दुनिया के 5 तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के जिला कड़पा में एक जलसे-आम से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि गुज़िश्ता 4 साल में मोदी हुकूमत के इक़्तिदार में मुल्क की मईशत को मुस्तहकम किया गया है और अब मुल्क दुनिया भर में नवी मकाम पर है। आइंदा 5 सालों में मुल्क मिसाली तरक्की करेगा। वर्ल्ड की जो टॉप 10 कंट्रीज हैं इकोनॉमी की साइज के संबंध में मानी जाती हैं, आपको जानकर खुशी होगी कि 4-4.5 वर्षों के अंदर मेरे बहनों भाइयों, जो आज 4.5 वर्ष पहले हमारा भारत 9वें पोजीशन पर था, उसने 4-4.5 वर्षों के अंदर जंप लेकर वह दुनिया की 10 टॉप कंट्री में 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। और मैं अब कॉन्फिडेंस के साथ यह कहना चाहता हूं कि वह दिन दूर नहीं है कि अगले फाइनेंशियल ईयर में ही हमारा भारत दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा और 2030 आते आते हमारा भारत रूस, चाइना, अमेरिका में किसी को पीछे छोड़कर वर्ल्ड की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। प्रपंचंलो आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू आज शाम कोलकाता के लिए रवाना हो गए हैं। कल सुबह 9 बजे से तेलुगु देशम सरबराह मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरों के साथ मीटिंगें करेंगे। ताज बंगाल होटल में कौमी सतह पर सियासी ताउन और मरकज की हुक्मरान जमात बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बंदी पर तबादला ख्याल किया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू कल ममता बनर्जी की रैली में भी शरीक होंगे। यनामला रामाकृष्णुडू के अलावा दिगर टीडीपी लीडरान चंद्रबाबू नायडू के हमरा मौजूद रहेंगे। आज सुबह मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बातचीत करते हुए तेलुगु देशम लीडरों को भी साथ लाने की गुजारिश की थी। अदूनी जिला हज सोसाइटी के सदर गुलफरोश शफी अहमद ने बताया कि इस साल जाने वाले आजमीन हज अपनी किस्त 5 फरवरी तक 81,000 रुपए बैंक चालान के जरिए हज कमेटी के अकाउंट में जमा करा सकते हैं। दूसरी किस्त 1,20,000 रुपए 20 मार्च तक जमा करा सकते हैं। ये रकम बजरिए ऑनलाइन भी जमा की जा सकती है। अगर आजमीन हज मजीद जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो वो जिला हज सोसाइटी शाख अदूनी पहुंचकर हासिल कर सकते हैं। पहली और दूसरी किस्त जमा करने के बाद असली पासपोर्ट, 3 पासपोर्ट साइज तस्वीर और फिटनेस सर्टिफिकेट दाखिल करने के अलावा जमा की गई रकम का असल चालान दफ्तर हज सोसाइटी में जमा करना होगा। इस मौके पर हज सोसाइटी के अरकान अब्दुल बासित, नजीर अहमद, गुलफरोश खलील, रजब अली वगैरह मौजूद रहे। इस साल 2019 हज बैतुल्लाह जाने वालों के लिए पहला इंस्टॉलमेंट यानी कि 81,000 रुपीज आज से 18 जनवरी 2019 से 5 फरवरी 2019 तक का टाइम दिया गया है। और उसके साथ दूसरा इंस्टॉलमेंट 1,20,000 रुपये 20 मार्च 2019 को आखिरी डेट है उसका। इंशाल्लाह उस डेट के अंदर भी वो अमाउंट भी आप भर दिएंगे तो आप लोगों का कंफर्मेशन होगा और थोड़ा एक बैलेंस अमाउंट रहेगा। फिर उसके बाद इंशाल्लाह वो मार्च के बाद आप लोगों को इत्तला दी जाएगी। आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, 3 पासपोर्ट साइज फोटोज और फिटनेस सर्टिफिकेट एंड ओरिजिनल चालान ऑफ द पेमेंट SBI का, यह आप लोगों को हमारे ऑफिस तक ला के देना चाहिए। आयशा मीरा कत्ल केस की तहकीकात में सीबीआई मसरूफ है। कत्ल के इल्जामात का सामना कर रहे सत्यम बाबू से आज सीबीआई ने पूछताछ की। सीबीआई ओहदेदारों ने सत्यम बाबू के मकान की भी तलाशी ली। मजहर की अदालत ने इस केस को सीबीआई के हवाले कर दिया है। सीबीआई पहली मर्तबा सत्यम बाबू को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सीबीआई ओहदेदारों ने मुस्तकबिल में आयशा मीरा के हॉस्टल में भी पूछताछ का मंसूबा बनाया है।
कड़पा में तेलुगुदेशम पार्टी के बानी अनजहानी एनटी रामाराव की 23वीं बरसी तकरीब मुनक्किद हुई। एनटीआर सर्कल पर वाक़ मुजस्समे एनटीआर पर साबिक़ वज़ीर अहमदुल्ला व दीगर ने फूल माला पेश करते हुए ख़राज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया गया। वाज़ेह है कि एक दिन कबल ही अहमदुल्ला कांग्रेस पार्टी को खैराबाद कहते हुए तेलुगुदेशम पार्टी में शामिल हुए हैं। इन्होंने कहा कि आइंदा होने वाले असेंबली इंतख़ाबात में तेलुगुदेशम पार्टी कामयाबी हासिल करते हुए दोबारा इक़्तिदार में आएगी। నిన్ననే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జాతీయ అధ్యక్షులు చంద్రబాబు నాయుడు సమక్షంలో నేను నా కొడుకు అష్రఫ్ మా వర్గం తెలుగుదేశం పార్టీలో తీర్థం పుచ్చుకున్నాము। ఈ దినం వర్ధంతికి రావడం మా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం। ఎందుకంటే మహనీయులు ఎన్టీ రామారావు గారు నందమూరి తారక రామారావు గారు చాలా పెద్ద ఆయన ఈ పొద్దు కూడా ప్రజలను మర్చిపోలేకుండా గుండెల్లో పెట్టుకున్నారు నందమూరి తారక రామారావు గారికి। ఆయన వర్ధంతికి వచ్చి ఆయన పూలమాల వేసి నా కొడుకు నిన్న రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు కడప నియోజకవర్గం ఇన్ఛార్జిగా నియమించినారు। చాలా ఆయనకు కృతజ్ఞతలు ఉంటాము। పార్టీకి బలోపేతం చేస్తాం। తప్పకుండా వచ్చే ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థులు గెలిచేదానికి మా శాయత కృషి చేస్తాను। ఎన్టీ రామారావు గారి 23వ వర్ధంతి సందర్భంగా వచ్చి ఈరోజు పూలమాల వేసి నివాళి అర్పించడం జరిగింది। రామారావు గారు నిర్మించిన తెలుగుదేశం పార్టీలో ఈరోజు మేము కూడా ఒక భాగ్యస్వాములుగా కావడం నిజంగా మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది। నిన్న అధిష్టానం పిలుపు మేరకు పోయి మేము కూడా టీడీపీలో చేరడం, నేను నాన్నగారు ఇద్దరం కలిసి మా గ్రూప్తో అంతా కలిసిపోయి టీడీపీలో చేరడం జరిగింది। వచ్చే ఎలక్షన్లో కార్యకర్తలతో కలిసి కడప ప్రజలకు మేము సేవ చేసి టీడీపీ పార్టీకి ఇంకా బలోపేతం చేసి तिरुपति रेलवे स्टेशन को बड़े पैमाने पर तरक्की देने का मंसूबा बनाया गया है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार ने कहा कि तिरुपति रेलवे स्टेशन को 450 करोड़ रुपयों के फंड से तरक्की देने का मंसूबा बनाया गया है। अपने दौरे तिरुपति के मौके पर इन्होंने ये बात कही। बोर्ड चेयरमैन ने अपने दौरे तिरुपति के मौके पर प्रीमियर वेटिंग हॉल का भी इफ्तिताह किया। इसके बाद तवील कौमी तिरंगे का इफ्तिताह अमल में आया। वाज़ेह है कि तिरुपति रेलवे स्टेशन को ए ग्रेड जुमरे में शामिल किया गया है। As you know, we are already in the process of developing this Tirupati station as a world-class station. The investment which we have planned around 450 crore, and then also we are going to develop facility at Tirupati West. There we are going to develop pit lines for maintenance of trains, stabling lines, so that more number of platforms can be added at Tirupati station. We have been getting lot of demand for introducing more and more trains from Tirupati station. जिला नेरुल के मरीपाड़ू मंडल में भयानक सड़क हादसा पेश आया है। इस हादसे में 3 अफराद हलाक जबकि दिगर 6 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। जख्मियों को आत्माकोट सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया। नेल्लोर से ताल्लुक रखने वाले फसी अहमद करनूल से नेल्लोर वापस लौट रहे थे। इस दौरान मरीपाड़ू के करीब बीच सड़क पर ट्रैक्टर खड़ी थी। ट्रैक्टर से बचने के दौरान मुखालिफ सिमत से आ रही दूसरी कार से टकरा गई। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। विशाखापट्टनम गवर्नमेंट चेस्ट हॉस्पिटल में खून के नमूनों की जांच से मुतालिक जदीद मशीनरी का इफ्तिताह अमल में आया। एमपी फंड के जरिए 5 लाख रुपयों पर मुश्तमिल जदीद मशीनरी का इफ्तिताह हुआ। इसके जरिए अंदरून 10 मिनट खून के नमूनों की जांच मुकम्मल की जाती है। रुकने पार्लियामेंट हरी बाबू ने बताया कि सरकारी दवाखाने की तरक्की के लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और मुस्तकबिल में भी इसी तरह की खिदमात जारी रहेगी। हरी बाबू ने अपने खिताब के दौरान कहा कि अब तक अपने इलाके की तरक्की के लिए इन्होंने एमपी फंड्स के जरिए 23 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। చెస్ట్ హాస్పిటల్లో హెమటాలజీ ఎనలైజర్ 5 లక్షల రూపాయల ఖరీదు చేసే పరికరాన్ని ఎంపీ ల్యాట్స్ నిధుల నుంచి ఈ హాస్పిటల్కి ఇచ్చి దాన్ని ఇవాళ నా చేత ప్రారంభోత్సవం చేయించినందుకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను। నాకు ఇప్పటి వరకు 22 కోట్ల 50 లక్షల రూపాయల నిధులు విడుదల చేశారు। విడుదల చేసిన దాంట్లో 22 కోట్ల 13 లక్షల రూపాయలు ఖర్చయినాయి। నిన్న గవర్నమెంట్ వారు ఒక లెక్క ఇచ్చారు। ఇంకా 2.5 కోట్లు విడుదల కావాల్సి ఉంది। అది కూడా త్వరలో విడుదల చేయాలని చెప్పి నేను కేంద్ర ప్రభుత్వంలో అధికారులను కోరాను। వారు విడుదల చేస్తా ఉన్నారు।
జరిగేటువంటి పనులకన్నిటి కూడా ఖర్చు పెడతాం. 25 కోట్లు ఖర్చు పెడతానికి 5 సంవత్సరాల్లో నేను ఇప్పటికే 29 కోట్లు శాంక్షన్స్ ఇచ్చాను. ఎందుకు ఇచ్చానంటే ఒక్క రూపాయి కూడా ఈ నిధుల్లో మిగలకూడదు. మన టర్మ్ అయిపోయే లోపల 25 కోట్లు సంపూర్ణంగా ఖర్చు అవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఎక్కువ శాంక్షన్స్ ఇచ్చాను. ఈ ఎక్కువ శాంక్షన్స్ ఇవ్వటం వల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే ఎవరైతే శాంక్షన్స్ తీసుకున్నారో వాళ్ళ డబ్బులు ముందు వచ్చే విధంగా త్వరగా పనులు చేసుకుంటారనే ఒక కాంపిటీషన్ కూడా వస్తుంది. దానివల్ల ఖర్చు త్వరగా అవుతుందనే ఉద్దేశంతో ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చాం. 100% నిధుల్ని ఎంపీ ల్యాడ్స్ని ఖర్చు అయ్యే విధంగా ఒక్క రూపాయి కూడా మిగలకుండా నేను చర్యలు తీసుకున్నాను. ఈ వైద్య సౌకర్యాలు కల్పించే దాంట్లో భాగంగా నేను అనేక కార్యక్రమాలు చేశాను. దీనివల్ల పేషెంట్లకి త్వరితగతిన వాళ్ళకి రక్త పరీక్ష చేయడానికి 15 నిమిషాల్లో కేవలం అనేకమైన రక్త పరీక్షలు చేయడానికి అవకాశం కలుగుతుంది. विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में ब्लू पाइप के फट पड़ने से बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। इंतजामिया की इत्तला के मुताबिक स्टील प्लांट के BF3 में अचानक पाइप फट गया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। एक क्रेन के अलावा 6 टू-व्हीलर गाड़ियां जलकर तबाह हो गई हैं। आतिशफरो अमले की कामयाब जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। कर्नूल में कौमी सतह के वेट लिफ्टिंग के मुकाबले जारी हैं। आज वेट लिफ्टिंग मुकाबलों का दूसरा दिन है। स्कूल गेम्स फेडरेशन की जानिब से अंडर 19 वेट लिफ्टिंग के मुकाबले चल रहे हैं। इन मुकाबलों में 19 रियासतों के 282 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। वेट लिफ्टिंग के मुकाबले 20 जनवरी तक जारी रहेंगे। कर्नाटक में अक़लियतों को हासिल 4% रिजर्वेशन में इजाफे का मुतालबा होने लगा है। अक़लियतों का मुतालबा है कि माशी व तालीमी पसमानदगी की बुनियाद पर मुसलमानों को कौमी धारे से जोड़ने के लिए मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन जरूरी है। मरकजी हुकूमत ने आला तबकात को 10% रिजर्वेशन का कानून मंजूर करा लिया है। ऐसे में अक़लियतें भी मुनसिफाना रिजर्वेशन का मुतालबा कर रही हैं। कर्नाटक में अक़लियतों को 4% रिजर्वेशन हासिल है। अक़लियती तबका इसे नाकाफी करार दे रहा है। अक़लियती तबके का कहना है कि साल 2013 में कांग्रेस ने इंतखाबी मंशूर में कर्नाटक में रंगनाथ मिश्रा कमीशन की सिफारिशात को नाफिज करने का मुतालबा किया था, जिसे पूरा नहीं किया गया। गुज़िश्ता बरस हुए इंतखाबात में कुमारस्वामी ने भी रंगनाथ मिश्रा कमीशन की सिफारिशात को नाफिज करने का वादा किया था। दोनों जमातों ने इस समत में कोई पेशरफ नहीं की। दोनों जमातों को अपने इंतखाबी वादे याद दिलाने के लिए चंद नौजवान खड़े हुए हैं। पैदल मार्च के जरिए हम लोग वाड़ी से गुलबर्गा डीसी ऑफिस पहुंचे हैं ताकि हम अपना मेमोरेंडम डीसी साहब को दे सकें, जिसमें हमने मेंशन किया है हमारा डिमांड जो कि 12% रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स इन एजुकेशन सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिक्स, सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये चंद नौजवान बाबा कौम महात्मा गांधी के अदम तशद्दुद व पुरअमन एहतजाज का रास्ता अपनाए हुए हैं। ये नौजवान अपने मुकाम वाड़ी जंक्शन से गुलबर्गा डीसी ऑफिस तक का 40 किलोमीटर से ज्यादा का फासला पैदल तय करके पहुंचे हैं। ये मुमकिन था कि हम कहीं करीब से या यहीं पे आकर डायरेक्ट डीसी साहब को जो है मेमोरेंडम पेश कर सकते थे, लेकिन हमारा मकसद अमन को जाहिर करते हुए अपनी बात हुकूमत तक पहुंचाना था, जिसके तहत हम सुबह 8:15 बजे कुछ वाड़ी से निकले और यहाँ पहुँचते हुए हमें 4:30 बज गए, माफ़ करना 4 बज गए। हमारी डिमांड को पूरा नहीं किया जाएगा या हमें कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं दिया जाएगा, इंशाअल्लाह यही 7 नौजवान भूख हड़ताल पर बैठेंगे और वो भूख हड़ताल को ही 1 या 2 दिन की नहीं होगी। हमारा बस एक ही मकसद होगा जब हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे, या मौत हमें गले लगाए या फिर मुसलमानों का रिजर्वेशन हमें गले लगाए। कहते हैं कि नौजवान ही इनकलाब के नकीब होते हैं। देखना यह है कि नौजवानों की इस मुहिम को कौम की कितनी तायद मिलती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। ने एक मरतबा फिर मरकजी और महाराष्ट्र हुकूमत को निशाना बनाया है। शिवसेना के तर्जुमान अखबार सामना के दायरे में सवाल किया गया है कि मरकज और फडणवीस हुकूमत लोकसभा इंतखाबात से ऐन कबल फलाही स्कीमों का ऐलान क्यों कर रही हैं। शिवसेना के मुताबिक मरकजी हुकूमत ने अपने इक़्तिदार के शुरुआती 2 साल में फलाही स्कीमों का निफाज क्यों नहीं कर रहे हैं। शिवसेना के मुताबिक ये ऐलानात बीजेपी को फायदा
के बजाय मजीद नुकसान पहुंचाएंगे। महाराष्ट्र हुकूमत को निशाना बनाते हुए शिवसेना ने फडणवीस काबीना के जरिए ओबीसी और वीजेएनटी तबकात के लिए 736 करोड़ रुपए की स्कीमों के ऐलान पर भी सवाल खड़े किए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सामाजिक कारकुन नरेंद्र दाभोलकर और पांसरे के अहले खाना की जानिब से दाखिल करदा अर्जी की समाअत करते हुए सीबीआई और सीआईडी को सिर्फ गौरी लंकेश कत्ल केस की जांच पर इन्हिसार न करते हुए आजादाना काम करने की हिदायत दी है। जस्टिस एसटी धर्म अधिकारी और जस्टिस एमएस कारंक की बेंच ने जांच एजेंसियों को कर्नाटक में जारी गौरी लंकेश कत्ल केस की जांच से मिल रही जानकारी की बुनियाद पर दाभोलकर और पांसरे कत्ल मामलों की जांच को आगे नहीं बढ़ाते हुए अपनी जानिब से भी जांच को आगे बढ़ाने का हुक्म दिया। इस मौके पर हाईकोर्ट ने कर्नाटक पुलिस की तारीफ करते हुए महाराष्ट्र पुलिस की जांच में सुस्ती को लेकर सरजनिश भी की। औरंगाबाद शहर में बढ़ती नशे की लत और इसके मुज़िर असरात के खिलाफ एमआईएम ने एक मोर्चा निकालने का इंतबा दिया है। पुलिस महकमा और फूड एंड ड्रग्स हरकत में आ गया है। पुलिस ने शहर को मंशियात से पाक करने के लिए 1 महीने की मोहलत मांगी है, जिसके बाद एमआईएम ने रैली मनसूख कर दी। ताहम रुकन असेंबली इम्तियाज जलील का कहना है कि वो इस मसले को असेंबली इजलास में जरूर उठाएंगे। औरंगाबाद में मंशियात की लत नई नस्लों को तबाह कर रही है। हाल ही में एक मंशियात के आदी नौजवान के हाथों एक शख्स का कत्ल हुआ। इससे पहले इसी नौयत के 2-3 वाक़यात पेश आए, जिसके बाद शहरियान में तशवीश की लहर दौड़ गई। एमआईएम ने शहर को मंशियात से निजात दिलाने और पुलिस महकमे के कलई खोलने के लिए एक रैली निकालने का ऐलान किया, लेकिन पुलिस और फूड एंड ड्रग्स के अफसरान से मीटिंग के बाद एमआईएम ने अपनी रैली को वक्ती तौर पर मुलतवी कर दिया। हम नशे के खिलाफ एक मोर्चा निकालेंगे तो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के हो, अलग अलग जात धर्म मजहब के लोग हो, सभी लोगों ने इसका समर्थन किया और ये कहा कि हम नशे की वजह से किस तरह का एक बुरा असर नौजवानों के ऊपर पड़ रहा है। इसी के लिए हमने ये मोर्चे का आयोजन किया था और पुलिस जानती है कि इसका रिस्पांस कैसा था। पुलिस जानती है कि इसको रिस्पांस किस तरह से मिला होता ये अगर हम मोर्चा निकालते। तो इसीलिए वो भागते हुए उन्होंने हमको ये एश्योरेंस दिया, मीटिंग ली और पूरा हमको यकीन दिलाया है कि जहाँ जहाँ पर भी ये गैर कानूनी कारोबार चल रहा है वो कारोबार को वो बंद करे। सरकारी हुक्काम से बातचीत के बाद एमआईएम ने उम्मीद जाहिर की है कि अब मंशियात के अड्डों जिनमें गांजा, चरस और दीगर मंशियात शामिल है, इसके अलावा मेडिकल स्टोर और शराब खानों पर भी कार्रवाई का इम्कान है। ताहम एमआईएम ने इंतबाह दिया कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो इस मामले को असेंबली में उठाया जाएगा। अगर ये कारोबार नहीं अगर बंद होता है तो अगले महीने महाराष्ट्र के विधानसभा का अधिवेशन होने वाला है। उस अधिवेशन के दौरान हम मोर्चा निकालेंगे और इस मोर्चे के जरिए औरंगाबाद की पुलिस को ये बताएंगे कि हम औरंगाबाद की जनता, औरंगाबाद शहर से नशे का कारोबार पूरी तरह से बंद करना चाहते हैं। यह आश्वासन हमें मिला है। हम यकीन करते हैं कि पुलिस वाले इसके ऊपर एक्ट करेंगे। वादा है कि इससे कबल एमआईएम ने शराब के कारोबारियों के खिलाफ एक जारहाना मुहिम चलाई थी, लेकिन उसके जैसे असरात मुरत्तब होने चाहिए थे वो नहीं हुए थे। इस मर्तबा एमआईएम की धमकी कितनी कारगर साबित होती है ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। उधर नांदेड़ में राशन दुकानों से अनाज की सप्लाई में धांधलियों के नए मामला सामने आ रहे हैं। आज भी एक ऐसा ही सनसनीखेज मामले का इंकशाफ हुआ है, जिसमें एक नाबीना शख्स को राशन के अनाज से महरूम किया गया। इस मामले में तफ्तीश करने पर धांधली का इंकशाफ हुआ। मुतासरा शख्स ने जिला इंतजामिया के पास शिकायत भी दर्ज कराई है। ऐसा नहीं है कि हुकूमत की तरफ से ही उनके राशन कार्ड से अनाज की तकसीम को बंद किया गया है, बल्कि तफसीलात जानने पर पता चला कि उनके राशन कार्ड से माहाना अनाज जारी हो रहा है। 8 महीने से उनके नाम का 35 किलो अनाज कोई और ही उठा रहा है। इस मामले में समाजी कारकुन मोहम्मद रफीक का कहना है कि दुकानदार खुर्द बुर्द कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं महिला मोमिनपुरा में रहता हूँ और मेरा कूपन बन के कई दिन हो गए मगर मुझे राशन नहीं मिला। तो मैं हमारे बीवी को राशन को कूपन लाने भेजता हूँ तो कूपन के राशन की दुकान वाले बोलते हैं कि भाई मेरा माल नहीं आया, बोल के मेरी बीवी को वापस कर देते। आप क्यों नहीं जाते कूपन? तो मैं नाबीना हूँ, मैं 100% से नाबीना अंधा आदमी हूँ, मजबूर हूँ। 3 तारीख से हम साकड़ी उपोषण पे बैठे हैं। यहाँ पर हमारी मांगनी यही है कि भाई लोगों को बिल दिया जाए। यहाँ पर लोगों को राशन लेते वक्त सस्त धाने दुकानदार लोगों को बिल नहीं देते हैं, झिड़कियाँ देते हैं, गाली गलौज करते हैं। यहाँ पर गुंडा राज चलता है दुकानदारों का।
कहते हैं वो शख्स कभी माजूर नहीं होता जिसके हौसले बुलंद हो, वरना हाथ पैर आंख कान सभी सलामत होने के बावजूद भी गच्चा परवाज का हौसला नहीं तो ये सब किस काम के। इसी हौसले की एक मिसाल पेश की है मुंब्रा उम्मीद के तलबा ने। मुंब्रा में माजूर बच्चों के स्कूल उम्मीद की जानिब से खेल मुकाबले का इनेकाद किया गया। इनमें वो बच्चे शामिल हैं जो बीनाई से महरूम हैं, क़ुव्वत समात और गोयाई से महरूम हैं, जो हाथ और पैर से माजूर हैं। बच्चों ने जिस्मानी और जहनी तौर पर कमजोर होने के बावजूद जिस तरह का मुजाहरा पेश किया वो काबिल दीद था। अलग अलग कैटेगरी के बच्चे थे, जैसे मेंटली चैलेंज बच्चे थे, सीपी बच्चे थे जो सेरेब्रल पाल्सी थे, फिजिकली हैंडीकैप थे, एचआई बच्चे थे जो हियरिंग इम्पायर कानों से ना बोल सकते ना सुन सकते, और विजुअली इम्पायर जो बिल्कुल भी ना देख सकते, ऐसे भी बच्चे थे और उन्होंने अपने अलग अलग तरीके से गेम खेला। रियासत महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा माजूर अफराद थाने जिले में है। इसमें मुंब्रा जैसे मुतवस्सित और गरीब आबादी वाले शहरों में ऐसे अफराद की तादाद ज्यादा है जो जिस्मानी व ज़हनी तौर पर मरीज हैं और हालात के पेश नज़र ठीक से इलाज तक नहीं करवा सकते। ऐसे में इन बच्चों की तालीम, तरबियत और परवरिश में काफ़ी दुश्वारियाँ होती हैं। बच्चे दूसरे बच्चों को खेलता और स्कूल जाता देख मायूसी और कमतरी महसूस करते हैं। ऐसे में उम्मीद फाउंडेशन ने शहर में पहला ऐसा स्कूल कायम किया जिसमें सिर्फ माजूर बच्चों की तालीम और तरबियत और इलाज किया जाता है। यहाँ पे डेली बेसिस पे फिजियोथेरेपी होता है और सारे बच्चों का सेशन और स्लॉट जो है वो फिक्स्ड है, तो जो भी उनकी प्रॉब्लम है उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग उस पर फोकस करते हैं और उसको गोल बनाते हैं और उस हिसाब से उनको ट्रेन किया जाता है। यहाँ बच्चों को आवाज की धुन पर तो किसी को रोशनी के इशारे पर, किसी को इशारों से सिखाया जाता है। इसके लिए बाकायदा अलहदा असातिज़ा भी मुकर्रर है। बाकी स्कूलों की तरह यहाँ भी सालाना तकरीबात का इनेकाद किया जाता है जिसमें बच्चे अपनी सलाहियतों के मुताबिक हिस्सा लेते हैं। मैं ब्लाइंड हूँ टोटली। तो फिर आप कैसे रनिंग में हिस्सा ले पाए? सर जिधर हमें भागना होता है मॉनिटर रहते हैं, वो ऑडियो बॉल बजाते हैं, तो उस ऑडियो बॉल में से आवाज़ आती है, तो जिस डायरेक्शन से आवाज़ आ रही है उस दिशा में हमें भागना रहता है। पढ़ता हूँ उम्मीद फाउंडेशन स्कूल में और ये यहाँ पर जिनको चलने नहीं आता उनके लिए एक्सरसाइज कराई जाती है। इस तरह शहर में माजूर बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए चलने वाले शहर के इस पहले स्कूल का सारा निज़ाम साहिब इस्तेताअत हजरात के ताउन से ही चलता है। इस स्पोर्ट्स में वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन का खासा ताउन रहा। बच्चे इसमें तालीम हासिल कर रहे हैं और उम्मीद फाउंडेशन का मकसद हमेशा माजूरीन की खिदमत करना है, उसको किसी न किसी तरीके से सोसाइटी में एम्पावर करना है। उसी को मद्देनजर रखते हुए हर साल हम लोग एक खेल महोत्सव बड़े पैमाने पर करते हैं ताकि ये माजूरीन भी इसमें पार्टिसिपेट करें, हिस्सा ले। मुंब्रा के उम्मीद स्कूल में पढ़ने वाले ये माजूर तलबा यकीनन उनके लिए मशअल राह है जो हालात का रोना रोकर मंजिल के जुस्तजू खो देते हैं या जिनके पास सब कुछ होता है पर हमेशा मायूसी का शिकार रहते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुंब्रा से अनवारुल हक की रिपोर्ट। रेलवे स्टेशनों पर मुसाफिरों का सामान ढोने वाले कुली अब भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। जदीद सहूलियात से इनका रोजगार छीन लिया है, इसलिए कुलियों का हुकूमत से मुतालबा है कि इन्हें रेलवे महकमे में दर्ज चहारम में गैंगमैन की हैसियत से मुलाजिमत दी जाए। कुलियों का कहना है कि वो पिछले 10 बरसों से ये मुतालबा कर रहे हैं लेकिन हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही। वाज़ेह है कि लालू प्रसाद यादव के दौर में तकरीबन 1.5 लाख कुलियों को रेलवे में भर्ती किया गया था। ये इसलिए किया गया है कि हमारी जो बरसों पुरानी मांग है, 10 साल पुरानी मांग है रेलवे कुलियों की, गरीब कुलियों की, कि हमें रेलवे के ग्रुप डी में एज ए गैंगमैन पक्की नौकरी दी जाए। जैसे कि माननीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी ने 2008 में 1.5 लाख कुलियों को एज ए गैंगमैन परमानेंट किया था, उनकी वफादारी को देखते हुए। उसी तरह उसके बाद हम नए भी कुछ भर्ती है और पुराने लोग जो है जो मेडिकल अनफिट है, कुछ बूढ़े हैं, वो सब मिला के आज वक्त में इंडिया में 25,000 समथिंग कुली है टोटल। हमारा सबसे बड़ा आंदोलन हाथरस में रेल रोको 5.5 घंटे किया और हमें ऐसा लगा कि कुछ सरकार मान जाएंगे, लेकिन उसका भी हमें सफलता नहीं मिली। और उसके बाद में एक दिन के लिए अनशन भी किया, तो ऐसा बहुत सारे करने के बाद भी अभी हमें ये प्रश्न गिर गया है कि हम जिए या मरे। तो हमारे बहुत सारे कुली तो ऐसे भी बताते क्या भाई खेती वाला जैसा किसान आत्महत्या करता है, उस तरीके से हमें भी वो टाइम आने वाला है।
कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस की हुकूमत के लिए अब भी खतरा बरकरार है। जी हां, रियासत में जारी सियासी हलचल के दरमियान आज बेंगलुरु में कांग्रेस पार्टी की CLP मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मीटिंग में कांग्रेस के कुल 80 अरकान असेंबली में से 76 अरकान ने शिरकत की, जबकि 4 MLA गैर हाजिर रहे। लेजिस्लेचर पार्टी की इस मीटिंग में ये जाहिर हो रहा है कि अब भी कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस हुकूमत पर तलवार लटक रही है, क्योंकि कांग्रेस के 4 नाराज अरकान असेंबली रमेश जारकी, महेश कुमुटली, नागेंद्र और उमेश जाधव ने इस मीटिंग में शिरकत नहीं की। इन अरकान असेंबली ने चंद दिनों पहले बगावत का भी ऐलान किया था। इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस और जेडीएस हुकूमत को इख्तियार से बेदखल करने के लिए ऑपरेशन कमल शुरू किया था। आज की इस मीटिंग के बाद बीजेपी आइंदा की हिकमत अमली तश्कील दे सकती है, तो दूसरी तरफ CLP मीटिंग में शिरकत ना करने वाले 4 MLA के खिलाफ क्या कांग्रेस कार्रवाई करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। कर्नाटक में अक़लियतों को हासिल 4% रिजर्वेशन में इजाफे का मुतालबा होने लगा है। अक़लियतों का मुतालबा है कि माशी व तालीमी पसमानदगी को बुनियाद बनाकर मुसलमानों को कौमी धारे से जोड़ने के लिए मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन जरूरी है। मरकजी हुकूमत ने आला तबकात को 10% रिजर्वेशन का कानून मंजूर करा लिया है। ऐसे में अक़लियतें भी मुनसिफाना रिजर्वेशन का मुतालबा कर रही हैं। कर्नाटक में अक़लियतों को 4% रिजर्वेशन हासिल है। अक़लियती तबका इसे नाकाफी करार दे रहा है। अक़लियती तबके का कहना है कि साल 2013 में कांग्रेस ने इंतखाबी मंशूर में कर्नाटक में रंगनाथ मिश्रा कमीशन की सिफारिशात को नाफिज करने का मुतालबा किया था, जिसे पूरा नहीं किया गया। गुज़िश्ता बरस हुए इंतखाबात में कुमारस्वामी ने भी रंगनाथ मिश्रा कमीशन की सिफारिशात को नाफिज करने का वादा किया था। दोनों जमातों ने इस समत में कोई पेशरफ नहीं की। दोनों जमातों को अपने इंतखाबी वादे याद दिलाने के लिए चंद नौजवान खड़े हुए हैं। पैदल मार्च के जरिए हम लोग वाड़ी से गुलबर्गा DC ऑफिस पहुंचे हैं, ताकि हम अपना मेमोरेंडम DC साहब को दे सकें, जिसमें हमने मेंशन किया है हमारा डिमांड, जो कि 12% रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स इन एजुकेशन सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिक्स, सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये चंद नौजवान बाबा कौम महात्मा गांधी की अदम तशद्दुद व पुरअमन एहतजाज का रास्ता अपनाए हुए हैं। ये नौजवान अपने मुकाम वाड़ी जंक्शन से गुलबर्गा DC ऑफिस तक का 40 किलोमीटर से ज्यादा का फासला पैदल तय करके पहुंचे हैं। ये मुमकिन था कि हम कहीं करीब से या यहीं पे आकर डायरेक्ट DC साहब को जो है मेमोरेंडम पेश कर सकते थे, लेकिन हमारा मकसद अमन को जाहिर करते हुए अपनी बात हुकूमत तक पहुंचाना था, जिसके तहत हम सुबह 8:15 बजे कुछ वाड़ी से निकले और यहाँ पहुँचते हुए हमें 4:30 बज गए, माफ़ करना 4 बज गए। हमारी डिमांड को पूरा नहीं किया जाएगा या हमें कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं दिया जाएगा, इंशाअल्लाह यही 7 नौजवान भूख हड़ताल पर बैठेंगे और वो भूख हड़ताल को ही 1 या 2 दिन की नहीं होगी। हमारा बस एक ही मकसद होगा, जब हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे, या मौत हमें गले लगाए या फिर मुसलमानों का रिजर्वेशन हमें गले लगाए। कहते हैं कि नौजवान ही इनकलाब के नकीब होते हैं। देखना यह है कि नौजवानों की इस मुहिम को कौम की कितनी तायद मिलती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। बेंगलुरु की लाइफलाइन समझे जाने वाली BMTC बसों को मजीद हाईटेक किया जाएगा। जल्द ही एक नया ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। BMTC के नए चेयरमैन NA हारिस ने ये बात कही है। बेंगलुरु के शांति नगर के रुकन असेंबली NA हारिस को हाल ही में रियासती हुकूमत ने BMTC का चेयरमैन नामजद किया है। बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन रियासती हुकूमत का एक बड़ा इदारा है। इस इदारे की 6000 से ज्यादा बसें रोजाना बेंगलुरु की सड़कों पर दौड़ती हैं। लाखों की तादाद में मुसाफिर इस सरकारी बस सर्विस में सफर करते हैं। तकरीबन 34,000 मुलाजमीन BMTC बस में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। नए चेयरमैन NA हारिस कहते हैं कि इस इदारे को मजीद तरक्की की राह पर ले जाना चाहते हैं। करके अभी इंडियन रेलवेज का एक ऐप है, पूरा हिंदुस्तान का ट्रेन आपको वो ऐप में मालूम हो जाता है किधर है, कैसा जा रहा है करके, कितना बजे कौन सा स्टेशन को आता है, उधर से कितना मिनट स्टॉप है। तो आई वांट BMTC to have an app like that which will make it very friendly and convenient. You want to go from somewhere, you can locate your nearest bus stand and what time buses are coming, and we will have a screen in the bus stop also which will show this minute this bus is reaching, it is going to this area, and that same screen can be used for advertisement which can generate revenue.
एनए हारिस ने आवाम से अपील की है कि वो सिटी बस सर्विस का भरपूर इस्तेमाल करें। इससे शहर में ट्रैफिक, आलूदगी और दीगर कई मसाइल को हल करने में मदद मिलेगी। मे बी लेट अस सी, एक थोड़ा प्लानिंग करता हूँ, एक ब्लूप्रिंट बनाता हूँ मैं। फर्स्ट ब्लूप्रिंट बना के हमें काम करेंगे। वी मे आउटसोर्स सम पीपल टू टीम टू मेक ए टोटल स्टडी एंड टेल अस हाउ इट कैन बी डेवलप्ड, इम्प्रूव्ड एंड ऑल, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनए हारिस ने कहा कि उनकी कोशिश शहर के हर छोटे बड़े इलाके को बीएमटीसी बसों से जोड़ना है। इसके लिए कॉर्पोरेशन मजीद छोटी और बड़ी बसें खरीदेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। कर्नाटक के रायचूर के मारूफ समाजी कारकुन विजय कुमार ने वोटर लिस्ट में नए राय दहिंदों के नामों के इंदराज और तस्सीह के अमल को 25 मार्च तक जारी रखने की मरकजी इलेक्शन कमीशन से मांग की है। विजय कुमार रायचूर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन लोकसभा इंतखाबात के कई माह पहले ही वोटर लिस्ट में नए राय दहिंदों के नामों के इंदराज और तस्सीह के अमल को पूरा करने का मंसूबा बना रहा है, जिससे कई नए राय दहिंदों के साथ नाइंसाफी होगी। इन्होंने मजीद बताया कि लोकसभा के इंतखाबात के करीब तक इंदराज से कई नए वोटर्स को अपने वोट के हक का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा और इससे सियासी तौर पर भी तब्दीली आएगी। विजय कुमार ने बताया कि इस सिलसिले में मरकजी इलेक्शन कमीशन को एक मकतूब भी रवाना किया गया है। वहीं रायचूर में अटकुर फार्मेसी कॉलेज के सिल्वर जुबली तकरीब के पेश नज़र एम के भंडारी हॉस्टल और रोटरी क्लब के इश्तराक से अद्वियात के इस्तेमाल और कैंसर के ताल्लुक से एक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। शहर के अम्बेडकर चौक पर मुनक्किदा शऊर बेदारी प्रोग्राम में मुख्तलिफ मेडिकल और फार्मेसी कॉलेजों के तलबा और मकामी समाजी कारकुनों ने शिरकत की। प्रोग्राम के इनेकाद से पहले एक रैली भी निकाली गई। प्रोग्राम की सदारत भंडारी अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर रियाज अहमद ने की। इस मौके पर IMA जिला रायचूर के सेक्रेटरी डॉक्टर अनिरुद्ध कुलकर्णी ने खिताब करते हुए कहा कि लोगों में बगैर किसी डॉक्टर या तबीब के मशवरे के बगैर अद्वियात का इस्तेमाल बढ़ता ही जा रहा है, जो कि एक सेहतमंद इंसान के लिए काफी खतरनाक है। We go and buy the medicines from the shop. We don't go to doctors. We directly go to pharmacists and buy the medicines, etc. That type of use of our drugs is not advisable. It's almost called as a self-medication. Self-medication is always dangerous one. That should be avoided, and that was the main theme to educate the people in this rally today. And there are two types of medicines what we use, come across daily in life. One is prescription drugs, second one is OTC drugs. Prescription drugs are the drugs which actually we take the prescription from the doctor, then go to the medical shop. नई यूनिवर्सिटी के क़याम की कार्रवाई में तेजी लाने का मुतालबा करते हुए रायचूर के मुख्तलिफ तलबा और समाजी तंजीमों के लीडरों और कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज से पहले मुजाहिरीन ने शहर के बिस्वा सर्कल पर इंसानी जंजीर बनाकर यूनिवर्सिटी के क़याम में हो रही ताखीर पर हुकूमत के खिलाफ नारे बुलंद किए। इस मौके पर एहतजाजियों ने बताया कि बजट में सिद्दरमैया हुकूमत ने रायचूर में नई यूनिवर्सिटी के क़याम का ऐलान किया था और नई यूनिवर्सिटी के क़याम की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए हुकूमत ने एक स्पेशल ऑफिसर भी मुकर्रर किया है, लेकिन कार्रवाई में कोई पेशरफ्त नहीं हो रही है। IIT को आने नहीं दिया गया। फिर उसके बाद हमने देखते हैं कि रायचूर यूनिवर्सिटी का यहाँ पे जो है सैंक्शन होता है, वो जो है कैबिनेट से भी पास होता है और फिर आकर के गवर्नर के पास रुक जाता है, गवर्नर उसे साइन नहीं करते हैं। फिर हम देखते हैं कि उसके बाद भी लगातार कोशिश करने के बाद भी जो है वहाँ पे जो उसको साइन नहीं किया जा रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि यह जो है एक सेलेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन के तहत इसको साइन नहीं किया जा रहा है।